नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में आपने भारतीय संविधान की भाग 6 के अंतर्गत राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा के बारे में विस्तृत रूप से सीखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राज्य विधानमंडल द स्टेट लेजिस्लेटर भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक राज्य विधानमंडलों के बारे में प्रावधान किया गया है। इस पॉइंट में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 168 से 212 और राज्य विधानमंडलों के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों व अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर के बनेगा। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होंगे वहां एक का नाम विधान परिषद तथा दूसरे का नाम विधानसभा होगा। इस प्रकार से जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहां पर विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। तथा जिन राज्यों में 1 सदनीय विधानमंडल है वहां पर विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, राज्यपाल एवं विधानसभा। 1 सदनीय विधानमंडल वाले राज्यों में विधानसभा तो होती है किंतु विधान परिषद नहीं होती है। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले आपने भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत केंद्र का यानी संघ का संविधान पढ़ा था और वहां पर आपने देखा था केंद्र में कानून निर्माण करने वाली एक संस्था है जिसको संसद कहते हैं। संसद के 3 अंग होते थे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप धारण नहीं करता जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हो जाते हैं। तो केंद्र में तो द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई है, किंतु राज्यों में व्यवस्था इससे थोड़ा सा अलग है। वहां पर कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना है तथा अन्य राज्यों में 1 सदनीय विधायिका की स्थापना की गई है। जिस प्रकार से केंद्र में संसद होती है, ठीक उसी प्रकार से राज्यों में कानून निर्माण करने वाली संस्था को विधान मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विधान मंडल कहते हैं। ऐसे राज्य जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, वहां पर विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला राज्यपाल, फिर विधान सभा और फिर विधान परिषद। लेकिन 1 सदनीय विधानमंडल वाले राज्यों में जहां पर विधानमंडल में 1 ही सदन है वहां पर विधानसभा तो होती है किंतु विधान परिषद नहीं होती है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। वर्तमान समय में द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों की कुल संख्या 6 है। पहला है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई है। अगर इन राज्यों में अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के कितने अंग हैं, तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 3 अंग हैं। और यदि आपसे अन्य राज्यों में पूछा जाए, जैसे पंजाब में वहां पर पूछा जाए विधानमंडल के कितने अंग हैं, तो वहां पर विधानमंडल के 2 अंग हैं, राज्यपाल एवं विधानसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की
स्थापना या उन्मूलन का अधिकार किसको है? संसद को है। ये आप याद रखेंगे, ये प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। विधान परिषद की स्थापना तथा उन्मूलन का अधिकार किसको है? संसद को। लेकिन किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या फिर उसको उन्मूलन किया जाना है या फिर विधान परिषद को हटाया जाना है, तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है? यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव, किस आशय का प्रस्ताव कि विधान परिषद को खत्म करना है या फिर विधान परिषद का गठन करना है, तो इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देती है, तो संसद साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन कर सकती है। तो अगर कोई राज्य जिनमें विधान परिषद नहीं है और वहाँ की विधानसभा चाहती है कि उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाए, तो उस राज्य की विधान सभा को प्रस्ताव पहले ऐसा लाना पड़ेगा। इसके बाद ही संसद द्वारा उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना या फिर उन्मूलन किया जा सकेगा। आइए विधानमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में राज्यों में विधानमंडल के गठन की बात कही गई है कि प्रत्येक राज्यों में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों तथा अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर के बनेगा। जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनका एक का नाम होगा विधान परिषद और दूसरे का नाम होगा विधान सभा। अनुच्छेद 169 में विधान परिषदों की स्थापना, उनके गठन एवं उन्मूलन की बात कही गई है। विधान परिषदों के गठन या उन्मूलन का अधिकार संसद को दिया गया है, किंतु ऐसा प्रस्ताव उस राज्य की विधानसभा द्वारा लाया जाएगा। फिर इसके बाद क्या है? विधानसभाओं का गठन अनुच्छेद 170 के तहत होता है। विधान परिषदों का गठन अनुच्छेद 171 के तहत। इसके बाद अनुच्छेद 172 के तहत राज्य विधायिकाओं के कार्यकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्य विधायिकाओं के यदि कार्यकाल की बात करूं तो विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, किंतु राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को 5 वर्ष के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, या फिर आपातकाल की स्थिति में विधानसभा की 5 साल पूरे हो जाने के बावजूद भी संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। विधान परिषद की यदि बात करें तो विधान परिषद एक स्थायी सदन है, राज्यसभा की तरह स्थायी सदन है जो कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 में राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए योग्यता का प्रावधान किया गया है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्य विधायिका के सत्र, सत्रावसान तथा उसको भंग करने के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है तथा सत्रावसान की घोषणा करता है तथा विधानसभा को समय के पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह से भंग भी कर सकता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 178। विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में प्रावधान किए गए हैं। विधानसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं। अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देता है। विधानसभा में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सारे कार्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, ना तो अध्यक्ष है और ना ही उपाध्यक्ष है, तो विधानसभा के पदाधिकारियों का एक पैनल घोषित किया जाता है 7 से 8 लोगों का, और उस टाइम पर जो सीनियर होते हैं उस पैनल में से वही विधानसभा की अध्यक्षता करते हैं। इसी तरह से 182 के तहत विधान परिषद के भी 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति एवं उपसभापति। सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को, उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को सौंपते हैं। अनुच्छेद 192 के तहत सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निश्चय की बात की गई है। कोई सदस्य विधानमंडल की अयोग्यता से ग्रसित है या फिर नहीं है, इसका निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। अनुच्छेद 196 के अनुसार विधेयकों की प्रस्तुति तथा उन्हें पारित करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद अनुच्छेद 200 के तहत विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद कोई भी विधेयक अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और 200 के तहत ही राज्यपाल उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 201 के तहत कोई ऐसा विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का है और राज्यपाल उसको आवश्यक समझते हैं, तो वह राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेते हैं और उस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं। राज्यपाल सिग्नेचर नहीं करते, उसको विधान मंडल से जैसे ही वो पारित होकर के आता है तो राज्यपाल उस पर सिग्नेचर न करके सीधे राष्ट्रपति को फॉरवर्ड कर देते हैं, और यदि राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति प्रदान कर देते हैं तो वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। किंतु यदि राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति प्रदान नहीं करते, तब फिर राज्यपाल भी उस विधेयक पर अनुमति प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 202 बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अनुच्छेद 202 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहा जाता है, राज्य सरकार का बजट राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के दोनों सदनों के सम्मुख रखाया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 212 के तहत न्यायालय द्वारा विधायिका की कार्यवाहियों के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की जाएगी कि विधायिका ने कोई निर्णय सही लिया है या गलत लिया है, विधानसभा में या विधान परिषद में क्या चर्चा हुई है, इसकी सुनवाई न्यायालय में नहीं की जाएगी। इसके बाद आता है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। जब विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है और तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह से अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। अध्यादेश के बारे में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत पढ़ाया गया है। यदि आप अध्यादेश को अच्छे प्रकार से समझना चाहते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत राष्ट्रपति का वीडियो आप अवश्य देखें। इसी तरह से यदि आप इसको तुलना करना चाहें, जैसे अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के गठन की बात की गई है, तो ऐसे ही अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात की गई है। ऐसे ही 70वें विधानसभा का 71वें विधान परिषद का गठन की बात की गई है। ऐसे ही 80 में राज्यसभा की एवं 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर विधेयकों की स्वीकृति, यहाँ पर राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों को स्वीकृति देते हैं। केंद्र में अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201 भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 202 के तहत राज्य सरकार का बजट रखा जाता है, किंतु केंद्र की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार का बजट राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर 213 है। 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति
प्रदान की गई है। अगर केंद्र में देखें तो केंद्र में 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यदि आप राष्ट्रपति और राज्यपाल को आपस में तुलना करते हैं और संसद को विधानमंडल से तुलना करके पढ़ते हैं तो आप भारतीय संविधान को बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा विधायी कार्यों के संपादन हेतु केंद्र में लोकसभा के समान ही राज्यों में विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम, निम्न एवं लोकप्रिय सदन है। यह विधान परिषद की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। इसे प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। जब आपने लोकसभा पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि लोकसभा संसद का प्रथम, निम्न एवं लोकप्रिय सदन है। यह राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली सदन है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। तो वही बात यहाँ पर विधान परिषद के संबंध में भी है। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का प्रावधान किया गया है, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग है और विधानसभा के चुनाव अतिशीघ्र कराए जाएंगे। 2019 के एक्ट में जम्मू कश्मीर विधानसभा के बारे में प्रावधान किया गया है। विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 170 में कहा गया है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर के बनेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य एवं कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 170 में कहा गया है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जहां सदस्यों की संख्या 60 से कम है। यहां पर आप देख रहे हैं सिक्किम, मिजोरम, गोवा, पुडुचेरी इसके अपवाद हैं, जिनकी विधानसभाओं में सिक्किम में 32 सदस्य, मिजोरम में 40 सदस्य, गोवा में 40 सदस्य एवं पुडुचेरी में 30 सदस्य यहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से अपवाद हैं, तो सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी। इसके बाद वर्तमान समय में सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है जहां पर 403 सदस्य हैं, जबकि सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की है जहां पर 30 सदस्य हैं। राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम की है। अब बात करते हैं सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोग ही इस पर मतदान करते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग, न कि राज्य निर्वाचन आयोग, इसको आप याद रखेंगे। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 75,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। हालांकि अब जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, किंतु यह डाटा 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया गया है। संविधान में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन
संसद विधि बना करके करेगी। हर 10 साल बाद जब जनगणना होगी तो उसके बाद विधानसभा के सदस्यों की संख्या को जो है संसद निर्धारित करेगी। लेकिन 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा प्रावधान किया गया है कि 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना, तो 10 साल में जनगणना होती है, तो हर 2011 में हुई थी, इसके बाद 2021 में, इस समय कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी, इसके बाद 2031 में। तो 2026 के बाद जो जनगणना होगी 2031 की होगी, 2031 की होगी। द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन होने तक प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों में स्थानों की संख्या उतनी ही रहेगी जितनी 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है। तो वर्तमान समय में राज्यों में विधानसभा में सीटों का निर्धारण जो किया गया है यह 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है और इस पर 2031 तक कोई संशोधन नहीं होगा, क्योंकि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा यह कहा गया है कि 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन होने तक प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों में स्थानों की संख्या उतनी ही रहेगी जितनी 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 333 में प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यपाल को समाधान हो जाए कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। किंतु यहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी, अनुच्छेद 333 में व्यवस्था की गई थी और यह व्यवस्था भारतीय संविधान लागू होने से समय से लेकर के 70 वर्षों के लिए की गई थी और 2020 में यह 70 वर्ष समाप्त हो गए थे और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में आया था, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी प्रावधान को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। किंतु आंग्ल भारतीय समुदायों के मनोनयन की व्यवस्था को नहीं बढ़ाया गया है। इस प्रकार से यह व्यवस्था अब स्वतः ही समाप्त हो गई है। अब आंग्ल भारतीय समुदायों की सदस्यों को न तो लोकसभा में मनोनीत किया जाता और न ही राज्यों की विधानसभाओं में। विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं पूरी करता हो। तो लोकसभा का सदस्य बनना है तो भी 25 वर्ष, विधानसभा का सदस्य बनना है तो भी 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान संविधान लागू होने से 10 वर्षों के लिए किया गया था, किंतु राजनीतिक कारणों से समय समय पर इसको बढ़ाया जाता रहा है और जब तक इसकी आवश्यकता होगी तब तक संसद इसको हमेशा 10-10 साल के लिए बढ़ाती रहेगी। तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा इसे 2030 तक के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है और 2030 में फिर देखा जाएगा क्या होता है। संसद जब तक आवश्यक समझेगी आरक्षण को 10-10 साल के लिए बढ़ाती रहेगी और जब उसको लगेगा कि अब जो है आवश्यकता नहीं है आरक्षण की विधानसभाओं में, तब जो है उसको समाप्त किया जाएगा, लेकिन समाप्त होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। अब आता है कार्यकाल। लोकसभा की तरह विधानसभा भी निरंतर चलने वाला सदन नहीं है। विधानसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक की तिथि से
5 वर्ष का होता है। इस अवधि के पूर्व भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को भंग कर सकता है, विघटित कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। एक वर्ष के लिए विधानसभा का कार्यकाल कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की जब उद्घोषणा प्रवर्तन में होगी तो विधानसभा का कार्यकाल भले 5 वर्ष पूरा हो चुका है, संसद द्वारा उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अभी इसके बाद भी आपातकालीन घोषणा समाप्त नहीं होती तो फिर संसद द्वारा कानून बनाकर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। अब विधानसभा का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, इस संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन ये व्यवस्था है कि जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का चुनाव हो जाना चाहिए। आपातकाल समाप्त होने के पश्चात विधानसभा का कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं होगा, अर्थात आपातकाल समाप्त हो जाने के बाद 6 माह के अंदर विधानसभा का चुनाव अनिवार्य रूप से करा लिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं विधानसभा के पदाधिकारी। विधानसभा में मुख्य रूप से 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। इनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। इन्हें विधानसभा सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर भी पद से हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार की प्रस्ताव की सूचना उनको यानी विधानसभा अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक होता है, ताकि वह अपनी तैयारी कर सके और अपना पक्ष रख सके। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, यदि अध्यक्ष को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विधानसभा में लंबित है और उसकी सुनवाई चल रही है तो वह निर्णायक मत नहीं दे सकता, बल्कि वह विधानसभा के सदस्य के रूप में मत देगा। मित्रों, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, और नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे कि वैसे तो विधानसभा में जब मतदान होता है पक्ष और विपक्ष को लेकर के, तब विधानसभा सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं होता, किंतु पक्ष और विपक्ष में जब बराबर मतदान पड़ता है तो विधानसभा सदस्य को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। किंतु जब उसी के खिलाफ सुनवाई चल रही होती है तब वह सदस्य के रूप में मतदान कर सकता है, किंतु वह निर्णायक मतदान नहीं कर सकता। बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही है। लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्यों को यदि आपको पढ़ना है तो भारतीय संविधान के भाग 5 को आप पढ़ेंगे। इसके वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। वह विधानसभा की बैठकों में अध्यक्षता का आसन ग्रहण करता है तथा वह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। दूसरा, वह सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। इसके बाद अगला है, बहुत महत्वपूर्ण है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। किंतु अगर हम लोकसभा में देखें तो लोकसभा में इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद वह किसी प्रश्न पर मतदान करता है तथा मतदान की घोषणा करता है। किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। मान लीजिए पक्ष और विपक्ष में एक तरफ 50 पड़े और दूसरी तरफ 50, तब हार जीत का फैसला कैसे हो? विधानसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग होता है और जिधर विधानसभा अध्यक्ष मतदान कर देते हैं उसी साइड की जीत हो जाती है। सदन की नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है।
सदन का कोई भी सदस्य उसकी आज्ञा से ही बोल सकता है। बिना विधानसभा अध्यक्ष की आज्ञा से कोई भी सदस्य सदन में बोल नहीं सकता है। वह सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। किसी भी विधायक को विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वह सदन तथा राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करता है। वह सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश देता है जो असंसदीय तथा अशिष्ट हैं। कई बार आप देखते हैं कि विधानसभा में बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, मर्यादा के खिलाफ होते हैं। ऐसे शब्दों को असंसदीय शब्द कहते हैं और ऐसे शब्दों को रिकॉर्डिंग से निकाले जाने का आदेश देता है। उनको उनकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है। साथ ही साथ अपशब्द बोलने वाले सदस्यों को वह दंडित भी कर सकता है। इसके बाद वह प्रश्नों को स्वीकार करता है तथा नियम विरुद्ध होने पर वह अस्वीकार भी करता है। कोई सदस्य प्रश्न रखना चाहता है सदन में तो उसको स्वीकृत देना या फिर अस्वीकृत कर देना यह विधानसभा अध्यक्ष का ही अधिकार होता है। वह सदन की दर्शक दीर्घा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर भी नियंत्रण लगा सकता है। सदन की कार्यवाही जब चल रही होती है तो विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार होता है कि वह दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शकों को या फिर प्रेस प्रतिनिधियों को प्रवेश की अनुमति दे या फिर उस पर नियंत्रण लगा दे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इस प्रकार से आपने विधानसभा के बारे में सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से सुना होगा। अब बात करते हैं विधानसभा में सीटों का आवंटन। विधानसभा में सीटों का आवंटन किस राज्य में विधानसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 कॉलम है, क्रम संख्या, राज्य का नाम, कुल सदस्य, एससी के लिए कितने आरक्षित हैं और एसटी के लिए कितने आरक्षित हैं। तो पहले देखते हैं कुल सदस्य किस राज्य में कितने सदस्य हैं। यहाँ पर अवरोही क्रम में रखने का प्रयास किया हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे प्रकार से समझ पाएँ। सीरियल से है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सदस्य, पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सदस्य, बिहार विधानसभा में 243 सदस्य और तमिलनाडु विधानसभा में 234 सदस्य, मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सदस्य, कर्नाटक में 224 सदस्य और यहाँ पर बीच में एक छूट गया है राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 200 है। तो इस प्रकार से कम स्टार्टिंग के 5 राज्यों को यदि आप याद कर लेंगे और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सुमेलित करिए तो आप जो है इसको आसानी से आप सुमेलित कर देंगे कि किस राज्य में सीटों की संख्या कितनी है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है सीटों की संख्या के आधार पर राज्यों को अवरोही क्रम में लगाइए। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और इसके बाद आता है राजस्थान, फिर गुजरात। तो यहाँ पर सभी राज्यों की सीटों को आपको याद नहीं रखना है। यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट ऊपर के 5 राज्यों की सीटें आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में, साथ ही साथ लोक सेवा आयोग और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि इस राज्य में कितनी सीटें हैं। इसके बाद गुजरात में 182 सीटें, आंध्र प्रदेश में 175, उड़ीसा में 147, केरल में 140, असम में 126, तेलंगाना में 119, पंजाब में 117, हरियाणा में 90 सीटें और छत्तीसगढ़ में 90। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा में सीटों की संख्या 90 है। तो इसका आंसर है 2 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़ और हरियाणा। इसके बाद झारखंड में 81 सीटें हैं, उत्तराखंड में 70 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 5 राज्य ऐसे हैं
जहां पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 60 हैं, आप ये भी याद रखेंगे। इसके बाद मिजोरम और गोवा, दो राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 40 हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम की है जहां सीटों की संख्या 32 है। राज्यों की यदि बात करें, अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को दोनों को मिलाकर के बात करते हैं तो सबसे छोटी विधानसभा पुदुचेरी की है। राजस्थान में कितनी सीटें हैं, 200। इसको यहाँ पर रखना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप याद रखेंगे, बाद में इसको नोट कर दिया गया है यहाँ थोड़ा सा। इसके बाद जो है केंद्र शासित प्रदेशों की यदि बात करें तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें निर्धारित हैं। 90 सीटों में 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद 90 सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। वर्तमान समय में परिसीमन आयोग के बाद 90 सीटें जम्मू कश्मीर के लिए हैं तथा इसकी जो 24 सीटें हैं ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर के लिए निर्धारित है। जब भी अपना कब्जा भविष्य में पीओके कश्मीर, पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर को ज़बरदस्ती कब्जा किए हुआ है, जब हम पाकिस्तान से उसको छुटाएंगे, छूट जाएगा पाकिस्तान से, इसके बाद जो है वहाँ पर भी 24 सीटों के लिए हम चुनाव लड़ाएंगे, अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में जो भारत की तरफ जम्मू कश्मीर है वहाँ पर 90 सीटें निर्धारित हैं और 24 सीटें पीओके पाक अधिकृत कश्मीर के लिए निर्धारित की गई हैं। दिल्ली में 70 सीटें और पुदुचेरी में 30 सीटें निर्धारित हैं। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जातियों के लिए कितनी है और अनुसूचित जनजातियों के लिए। अगर इस टेबल में मैं पूरा एक तरफ से लिख देता तो ये आपका नोट्स नहीं किताब हो जाता, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण राज्यों की सीटों को ही हमने यहाँ पर SC ST के लिए दिखाया है। सभी सीटों को यहाँ पर नहीं रखा गया है, नहीं तो फिर आपको याद करने में भी समस्या होती। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है, कितनी है, 88। पश्चिम बंगाल में 59, इसके बाद बिहार में 48 और तमिलनाडु में 43 सीटें अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटें निर्धारित हैं, किंतु इनको यहाँ पर नोट नहीं किया गया है। इसके बाद अगर अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर 72 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित की गई हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपने विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। मुझे उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आएंगे। अगर किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ पर नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। लेकिन जो टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, टाइम के अकॉर्डिंग कॉल करें, तभी आपको रिप्लाई किया जाएगा। किंतु व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप में आपको 24 आवर के अंतर्गत रिप्लाई किया जाएगा। तो आइए एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक किया गया है। कुछ जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 अंग होते हैं वहां पर विधानमंडल के 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल, और जिन राज्यों में विधानमंडल का 1 सदन यानी केवल विधानसभा है वहां पर विधानमंडल के 2 अंग, राज्यपाल एवं विधानसभा होते हैं। वर्तमान समय में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद कार्यरत है। इसके बाद विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार किसको है, संसद को दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर अनुच्छेद 168 याद रख कर लेंगे। विधानमंडल का गठन 69, विधानमंडलों का गठन या उन्मूलन 70, विधानसभाओं का गठन और 71 विधान परिषदों का गठन। इसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति, 201 राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना, फिर 202 वार्षिक वित्तीय विवरण और इसके बाद 213 है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
अब आता है विधानसभा। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम निम्न एवं लोकप्रिय सदन है। केवल 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा का प्रावधान किया गया है, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। इसके बाद विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है और अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य एवं कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं, किंतु सिक्किम, मिजोरम, गोवा, पुदुचेरी इसके अपवाद है। इसके बाद सदस्यों का निर्वाचन 75,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है और जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत का निर्वाचन आयोग इसके चुनाव का संचालन करता है। कौन? भारत का निर्वाचन आयोग। इस पर आप याद रखेंगे, कहीं गलती से राज्य निर्वाचन आयोग मत कर देना। इसके बाद क्या है, विधानसभा या विधान परिषदों में जो सीटों का आवंटन किया गया है 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। और कब तक इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा? 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक, यानी 2031 में आंकड़े प्रकाशित होंगे। देर भी हो सकता है किसी कारणवश, लेकिन 2026 के बाद ही। इसके बाद आंग्ल भारतीय समुदायों के मनोनयन की व्यवस्था थी, किंतु अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को तो आगे बढ़ाया गया है, किंतु आंग्ल भारतीय समुदायों के मनोनयन की व्यवस्था को, सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को इसमें आगे नहीं बढ़ाया गया है। विधानसभा का सदस्य बनना है तो आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप विधायक बन सकते हैं। इसके बाद कार्यकाल की बात की जाए तो सामान्यतः इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। राज्यपाल इसको भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। आपातकाल में इसको जो है बढ़ाया जा सकता है, किंतु एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। आपातकाल समाप्त हो जाने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। पदाधिकारी 2 होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को। और अगर इनको हटाया जाना है तो इसकी सूचना 14 दिन पूर्व दिया जाना आवश्यक है। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य लोकसभा अध्यक्ष के कार्य के समान ही है। यहाँ पर कोई विधेयक धर्म विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सारे कार्यों का संपादन कौन करता है? उपाध्यक्ष। और यहाँ पर आप याद रखेंगे विधानसभा की सीटें 5 राज्यों की याद रखेंगे, और कितने राज्यों में 90 है, 2 राज्यों में ये याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। इसके बाद 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 60 सीटें हैं, और इसके बाद 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 40 सीटें आरक्षित हैं, 40 सीटें आवंटित की गई हैं। जम्मू कश्मीर के लिए वर्तमान समय में करंट में 114 सीटें निर्धारित हैं, 90 जम्मू कश्मीर के लिए और 24 सीटें पीओके के लिए। इस प्रकार से आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।